Hi student, this is the second part of the lesson federalism. Okay, so we can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. तो अभी पहले पिछले जो वीडियो में बताए हुए सारे फीचर्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होती है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन टू टायर सिस्टम को अपनाए थे। तो शुरुआत में टू टायर सिस्टम था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे टू सिस्टम था। बाद में एक थर्ड लेयर भी लागू किए थे, अपनाए थे, जिसको हम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी से सब ऐड करके जो एक थर्ड लेयर ऑफ सिस्टम भी अपनाए थे। तो इन सारे जो फेडरेशन को अपने अपने खुद का जुरिस्डिक्शन है। तो इसमें कौन क्या कर सकता है, इसको क्लियरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। ठीक है, इसके अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या कर सकता है उसके बारे में 3 लिस्ट दे रखा है। उसमें एक है यूनियन लिस्ट। इसमें होता है देश की इम्पोर्टेंस, पूरे देश को लागू करने वाला नियम इसमें आता है, जैसे विदेश नीति, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, क्योंकि ये सब क्या होता है सब जगह पे समान रूप में होना चाहिए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस अधिकार को दिया। इसके ऊपर जो नियम बनाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. इसमें क्या होता है, स्टेट या लोकल उस इलाके से संबंधित विषयों को इंक्लूड किया है, जैसे पुलिस है, व्यापार है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये सब के ऊपर नियम स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। अभी तीसरा एक लिस्ट है जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें दोनों केंद्र और राज्य को दोनों को इंटरेस्ट वाली बातें आता है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स आप लेने का जो नियम वगैरह है। इसके अलावा सक्सेशन। सक्सेशन मीन्स जब आपकी माता पिता की जो संपत्ति के ऊपर बच्चों का जो अधिकार के बारे में जो नियम है, ये सब दोनों को इसके ऊपर नियम बना सकता है। तो अगर एक स्टेट और केंद्र गवर्नमेंट दोनों ने अपने अपने नियम बनाए, कंकरेंट लिस्ट में कोई विषय है उसके ऊपर, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स ए लॉ, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को ही मान्यता मिलेगा। सो इसके अलावा और भी काफी विषय है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उस समय नहीं था, जैसे कंप्यूटर उस समय नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, या ये सब अभी यूनियन गवर्नमेंट के अधिकार में होता है। इसको हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहता है। तो हमने देखा, वी नोटेड अबव that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit. हमने देखा जो होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरेशंस होता है उसमें अपने यूनिट्स को, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स को बराबर का अधिकार नहीं देता है। दैट मीन्स कुछ स्टेट्स को ज्यादा अधिकार दिया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू उधर के हाल के अनुसार इसमें अधिकारों में कमी ज्यादा इस तरीके से होता है। कुछ स्टेट को ज्यादा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, उनके लिए खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी नहीं है। तो इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग के लिए अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट्स को कुछ अधिकार दे रखा है, और जो यूनियन टेरिटरीज है इनको कुछ अधिकार कम है। सो ये यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए बहुत ही कम पावर दिया गया है, और एक स्टेट बन के रहने का उसका उतना नहीं है वो। इस जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, इन सबको यूनियन टेरिटरी कहता है। इस तरीके का शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके का अधिकारों का जो ये बंटवारा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक
फीचर है। इट इज नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को, जो पहले ही हम तय किया हुआ ये अरेंजमेंट को चेंज करना आसान नहीं है। अगर कोई भी चेंज करना हो तो पहले पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा को 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा, और उसके बाद भारत में जितने भी स्टेट्स है उससे आधे से ज्यादा स्टेट उसको अप्रूव देना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज होता है। और जुडिशरी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंशियल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो जुडिशरी भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको लागू करने के लिए वो भी इसके ऊपर नजर रखता है। अगर कोई गलत हो तो वो उसमें इंटरफियर कर सकता है। तो कोई भी इस तरीके का डिस्प्यूट्स आता है पावर के बारे में, केंद्र और राज्य सरकार के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके ऊपर फैसला लेता है। The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and responsibility assigned to each of them. तो दोनों को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को टैक्स वगैरह बढ़ाने का और इम्पोज करने का वगैरह अधिकार होता है। Now, how is फेडरलिज्म प्रैक्टिस? फेडरलिज्म का प्रैक्टिस होता है। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इससे कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखने से कंप्लीट नहीं होता है। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. तो इंडिया में ये सक्सेस होने का कारण सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखने की वजह से नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो हमारा देश का फेडरलिज्म को सक्सेस होने का कारण क्या होता है? हमारा देश का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, हमारे इधर का राजनीति है। This is ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. इसका कारण क्या होता है? हमारा जो विविधता, हमारा जो फेडरलिज्म का जो स्पिरिट और साथ रहने का जो इच्छा पूरे देश के लोगों में होने की वजह से ये संभव हुआ है। Let's look at some of the major ways in which this happened. ये फेडरलिज्म कैसे हमारा देश में कामयाब हुआ, उसके कारणों के बारे में हम देखते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है भाषा के अनुसार का स्टेट्स। सो अगर हम पूरे पॉलिटिकल मैप देखा 1947 से अब तक, आप देखिएगा बहुत सारे चेंजेस हो गया। पहले जमाने का बहुत सारे स्टेट्स गायब हो गया और उसकी जगह पे नए स्टेट्स आ रखा है। तो in 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में क्या था? पुराना स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज करके नए स्टेट्स बनाए। ये क्या होता है? This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. इसका मकसद ये था एक ही भाषा में बात करने वाले लोग एक स्टेट के अंदर इंक्लूड करें। Some states were created not on basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. और कुछ स्टेट्स, तो आपको पता है कुछ स्टेट्स में क्या होता है, सेम भाषा में बात करता है लेकिन इसके बावजूद उसको चेंज किया है। उसका कारण क्या था? उनकी ज्योग्राफी, उनकी कल्चर, इन सब की वजह से। दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, इसमें आता है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। When the demand for formation of state on basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो शुरुआत में 1947 के समय पे जब इंडिया आज़ाद हुआ तब कई लोगों ने भाषा के अनुसार स्टेट चाहिए इस तरीके का मांग रखा। तो हमारा देश के नेताओं को इसको उतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो सोचा ये देश का बंटवारा होने का चांस है। सो
लेकिन बाद में जब हमने ये लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया था उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी हमारा देश देखा तो ज़्यादा यूनाइटेड दिखता है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को सबको एक फीलिंग है वी बिलोंग टू दी सेम कंट्री। नाउ लैंग्वेज पॉलिसी, द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language to any language। तो दूसरा बात ये हुआ, ये भाषाई पॉलिसी था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिए थे। हिंदी was identified as the official, but Hindi is mother tongue of only about 40% of Indians। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो बना लिया, लेकिन हिंदी भाषी लोग सिर्फ भारत की आबादी का सिर्फ 40% है। तो देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। इसलिए हमने दूसरे लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया हुआ है। Besides Hindi, there are 21 other language recognized scheduled language by the Constitution। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस को भी हमारा देश का शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया है। ये कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई यूपीएससी का टेस्ट करता है, इसमें कोई भी कैंडिडेट को इन भाषाओं में से, इन 21 भाषाओं में से किसी भी भाषा में उसको वो टेस्ट ले सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा ये भी प्रावधान है, हर स्टेट को अपना खुद का एक ऑफिशियल लैंग्वेज लागू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है। इस तरीके का कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री a very cautious attitude in spreading the use of हिंदी। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है, जबरदस्ती इसको लागू करने की कोशिश किया था, लेकिन हमारे देश में थोड़ा लिबरल था हमारा लोग। हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल 1965 में खत्म होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। लेकिन बहुत सारा जो नॉन स्पीक हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं वो तो इंग्लिश यूज किया। तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में इसका बहुत बड़ा आक्रामक हो गए थे लोग। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल भाषा के तौर पे इस्तेमाल करने का इजाजत दे रखा है। तो मेनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। बहुत सारे लोगों को लगा ये इंग्लिश भाषा में बात करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज भी हमारा केंद्र सरकार का नीति में हिंदी को बढ़ावा देना ही है। Promotion does not mean that central government can impose Hindi on the state where the people speak different language। Promotion का मतलब ये नहीं होता है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल के ऊपर इसको थोप सकता है, ठीक है। The flexibility shown by Indian political leader helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka itself। So हमारे राजनेताओं ने जो बहुत सख्ती से इसको लागू करने का कोशिश किया, तो श्रीलंका जैसे हालत हमारे देश में भी होते थे। लेकिन हमारा लोग क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल था, इसलिए इधर वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नाउ सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्यों के बीच की संबंध। Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। तो हमारा जो सेंट्रल और स्टेट का जो फेडरेशन का जो रीस्ट्रक्चर करना, ये हमारा फेडरलिज्म को मजबूत बनाए। How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow this arrangement। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है, उसको कामयाब होना हो तो उसको शासन करने वाले लोगों ने इसको कैसे लागू करता है उस पर डिपेंड करता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम
द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट स्टेट्स। तो आज़ादी के बाद काफ़ी साल तक केंद्र और राज्यों में सेम टाइप का सरकार चलते थे। दैट मीन्स केंद्र में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस होते थे। तो इसीलिए क्या होता है, इन दोनों में आपस में कोई टकराव होने का चांस नहीं था। तो जब स्टेट और सेंट्रल का रूलिंग अलग अलग हो, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो केंद्र में बीजेपी, अभी स्टेट में कांग्रेस है, या इस तरीके का कोई भी पार्टी हो, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। तब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार होते वक्त कुछ केंद्र सरकार ने स्टेट सरकारों का अधिकारों को देने के लिए मना करते थे, उसके अधिकारों को स्वीकार नहीं करते। इन दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वेर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। तो पहले जमाने में ऐसे होते थे, केंद्र सरकार क्या करते थे, उसकी ऑपोजिशन पार्टी का कोई सरकार स्टेट में हो तो उसको डिसमिस वगैरह करवा देते थे। ठीक है, तो ये क्या होता है, फेडरलिज्म का खिलाफ है। इससे क्या होता है, लोगों में गुस्सा आ जाएगा, देश नाराजगी हो जाएगा। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद में इसमें बहुत परिवर्तन हो गया। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इस समय पे क्या होता है, रीजनल पार्टीज का जन्म होता है, छोटे छोटे पार्टीज, स्टेट्स वाइज पार्टीज का जन्म होता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिजू जनता दल, इस तरीके का स्टेट वाइज अलग अलग पार्टीज का जन्म हुआ। ये समय वैसे भी था, ये कोएलिशन गवर्नमेंट का पीरियड था। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है ये गवर्नमेंट है जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत जब नहीं मिलता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 272 सीट्स चाहिए, एमपीज चाहिए केंद्र में एक सरकार को बनाने के लिए, ठीक है। तब क्या होता है, अगर एक पार्टी को अकेले को इतना सीट नहीं मिलता है, तब वो क्या करता है, उससे सहयोग करने के लिए तैयार वाला पार्टी के साथ वो एक सरकार बनाता है। इस तरीके का सरकार को हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहता है। तो इससे एक नया कल्चर हो गया। तो रीजनल पार्टीज को भी शामिल करा दिया गया सरकारों में, तब उनके साथ मिलके ये शासन करना शुरू कर दिया। तो दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके अलावा दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट इन एन आर्बिट्रेटरी मैनर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसले आए थे, जिससे कोई भी एक सरकार को डिसमिस किया तो उसके खिलाफ वो केस में जाते थे। कभी कभार ऐसे होते थे, वो केंद्र सरकार को गलत ठहराते थे। इसकी वजह से जो कोर्ट का गलत ठहराना बहुत बुरी बात होता है एक सरकार के लिए। तो सरकार को इस वजह से सरकार भी इस तरीके का काम आजकल बहुत ही कम करता है। फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज अर्ली years after the constitution came into force। तो आज की फेडरलिज्म पहले के जमाने के मुकाबले में काफी बेटर है। Now decentralization in India, we noted above that the federal government has two or more tiers of government। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा लेयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।